अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी ज़फ़रानुल्लाह और आप देख रहे हैं बिज़नेस एंड अकाउंटिंग ट्यूटोरियल्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशंस के हवाले से है। यानी बिज़नेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शंस अकर होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़रूर अफेक्ट करती है। और वही इफ़ेक्ट किसी भी बिज़नेस में किसी भी ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशंस की बेस पे करते हैं, क्योंकि जब भी इफ़ेक्ट आ जाता है उसकी बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशन मौजूद होता है और उसी अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपस में बैलेंस होते हैं। इन्हीं बैलेंस की वजह से जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके पास बन जाते हैं वो कंपेरेबल होते हैं, अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बिल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशंस उस रिलेशनशिप का नाम है जो एसेट्स, लायबिलिटी और ओनर इक्विटी के दरमियान मौजूद होता है। यानी कंपनी के इक्विटी में जब भी इंक्रीज़ आता है उसकी एसेट में भी इंक्रीज़ आया होगा और ये डिक्रीज़ का भी यही सिचुएशंस है। अब जब लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है, इक्विटी डिक्रीज़ होती है, उसके नतीजे में लायबिलिटी भी डिक्रीज़ होती है। दूसरे सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशंस का मतलब है जितने भी आपके एसेट्स हैं वो बराबर होते हैं लायबिलिटी प्लस शेयर होल्डर इक्विटी या ओनर इक्विटी के। इन तीन चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप मौजूद है उसको हम अकाउंटिंग इक्वेशंस कहते हैं। यानी एक साइड पे एसेट्स है, दूसरी साइड्स पे लायबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी है। अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम बैलेंस शीट इक्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन की वजह से बैलेंस शीट आपस में बैलेंस होता है। ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वाई बैलेंस शीट इज़ बैलेंस, गिव एग्जांपल। तो यही बैलेंस शीट जब बैलेंस होता है उसकी बेस पे अकाउंटिंग इक्वेशंस मौजूद होता है और उसकी मिसाल भी यही बैलेंस शीट है, क्योंकि दोनों साइड्स बैलेंस शीट के बराबर होते हैं। जब भी दोनों साइड्स आपके पास बराबर न आ जाए तो मतलब आपने क्वेश्चन में कहीं पे गलती की है। अकाउंटिंग इक्वेशंस की वजह से दोनों साइड ज़रूर बराबर होते हैं। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसका इफ़ेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशंस के दोनों साइड पे आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसेट्स में जब भी कोई चेंज आता है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आता है, उसके बराबर चेंज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ या तो आपके लायबिलिटी में आया होगा या शेयर होल्डर इक्विटी में आया होगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशंस हम आपको चंद इंटरव्यू के ज़रिए भी समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास चंद इंट्रियाँ है। इसी इंट्री को सॉल्व करते हुए हम अकाउंटिंग इक्वेशंस को समझाने की कोशिश करेंगे। पहली इंट्री हमारे पास है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यानी एक ओनर है, उसने कैश के साथ अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया। उसने 1000 रुपये कैश में इन्वेस्ट कर दिए। अब उसकी अकाउंटिंग एंट्री किस तरह होगी? अकाउंटिंग इक्वेशंस को बेस बनाकर 1000 रुपये आपके पास एसेट साइड पे आ जाएंगे कैश में, और उसी 1000 के बराबर आपकी ओनर इक्विटी में इजाफा होगा जो कैपिटल की शक्ल में हम वहाँ पे शो करते हैं। यानी दोनों साइड्स आपके पास बराबर आ गए। एक तरफ आपने कैश में 1000 रुपये जमा कर दिए, दूसरी जानिब आपने जो इक्विटी यानी लायबिलिटी वाला साइड है वहाँ पे आपने 1000 रुपये कैपिटल में लिख दिए।
परचेज बिल्डिंग फॉर Rs 1000 एंड आल्सो पेड कैश 1000 फॉर बिजनेस। यहाँ पर एक एंट्री में दो सिचुएशंस है और उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। यानी किसी भी एंट्री में जब एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अच्छा, एक तो परचेज बिल्डिंग का केस है। 1000 रुपये पर बिल्डिंग परचेज कर दिया। एसेट साइड पे बिल्डिंग, हमारे पास एसेट्स है, बिल्डिंग में 1000 रुपये का इंक्रीज़ होगा। उसी के अलावा 1000 रुपये कैश में लाए गए। 1000 से बिल्डिंग इंक्रीज़ हुआ, 1000 से आपके पास कैश भी इंक्रीज़ होगा। यानी एसेट साइड पे टोटल 2000 रुपये का इंक्रीज़ आया। अब दूसरी साइड्स पे जो इक्विटी वाला साइड है वहाँ पे कैपिटल में 2000 रुपये का इंक्रीज़ होगा, क्योंकि 1000 आपके पास कैपिटल के पैसे, बिल्डिंग के पैसे है, और दूसरा 1000 रुपये आपके पास कैश के पैसे है। यानी दोनों साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। परचेज बिल्डिंग्स फॉर Rs 1000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, 1000 रुपये पर बिल्डिंग ख़रीद लिया गया, लेकिन ये बिल्डिंग कर्ज़े पे ख़रीद लिया गया। अब एसेट साइड पे 1000 रुपये तो बिल्डिंग में इंक्रीज़ आएगा। इक्विटी साइड पे क्या होगा, वहाँ पे ये 1000 रुपये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। आपने इसी 1000 रुपये को फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो इक्विटी साइड पे 1000 रुपये आपके क्रेडिटर या अकाउंट पेबल में इंक्रीज़ आएगा। दोनों साइड आपस में बराबर होनी चाहिए। परचेज रॉ मटेरियल फॉर Rs 500 ऑन क्रेडिट। यानी 500 रुपये के रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ख़रीद ली गई। अब इसी ट्रांजैक्शन से पहले बिज़नेस के पास 1000 रुपये मौजूद थे, जो हमने देख ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1000 रुपये मौजूद है बिज़नेस के पास। अब ओनर परचेज रॉ मटेरियल ऑफ Rs 500 ऑन क्रेडिट। 1500 रुपये पे उसने रॉ मटेरियल को ख़रीद लिया गया। तो कैश हमारे पास 500 रुपये है एसेट साइड पे। उसी के साथ साथ एसेट साइड पर 500 से रॉ मटेरियल में भी इजाफा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास इन्वेंट्री है, हमारे पास करंट एसेट्स है। तो 500 रुपये से एसेट साइड पे रॉ मटेरियल में इजाफा होगा। ये रॉ मटेरियल्स आपने जब परचेज़ कर लिए गए, ये आपने क्रेडिट पे ख़रीद लिए, उसकी पेमेंट आपने फ्यूचर में करनी है। तो इक्विटी साइड पे 1000 रुपये आपके 500 रुपये आपके क्रेडिटर के बन गए। यानी 500 रुपये से आपने रॉ मटेरियल को इंक्रीज़ कर दिया एसेट साइड पे। अब 500 रुपये आपने इक्विटी साइड पर क्रेडिटर में इंक्रीज़ करना है। उसी के अलावा पेड Rs 500 टू क्रेडिटर ऑन क्रेडिट। यानी 500 रुपये पर जब रॉ मटेरियल ख़रीद लिए गए थे, अब उसी 500 रुपये की आपने पेमेंट कर दी। यानी आपके ऊपर जो लाइबिलिटी थी 500 रुपये, वो आपने ख़त्म कर दी। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन से पहले बिज़नेस के पास टोटल 1000 रुपये थे। जब 1000 आपके पास कैश था तो 1000 आपके पास कैपिटल भी होगा। अब उसी 1000 से 500 रुपये आपने पेमेंट कर दी जो आपने रॉ मटेरियल ख़रीदे थे। जब रॉ मटेरियल ख़रीदे थे तो 500 रुपये कैश साइड पर आपके कैश से ख़त्म होगा। यानी 500 रुपये आपके कैश से मनफी होगा एसेट साइड पे। 500 रुपये से आपका कैश कम होगा। दूसरी साइड्स पर आपका जो इक्विटी वाला साइड है, तो वहाँ पे जो क्रेडिटर था 500 रुपये आपके अगेंस्ट लाइबिलिटी थी, उसी 500 रुपये की आपने पेमेंट कर दी, वो लाइबिलिटी ख़त्म हो गई। मतलब है आपके 500 रुपये इक्विटी साइड पे कम हो गए और 500 रुपये एसेट साइड पे कम हो गए। रिसीव्ड Rs 500 फ्राम डेटर। अब हमारे पास एक डेटर है, अकाउंट रिसीवेबल है, हमारा कर्जदार है, हमारा एसेट्स है। अब उसी अकाउंट रिसीवेबल से 500 रुपये आपने रिसीव कर दिए। जब 500 रुपये आपने रिसीव कर दिए तो 1000 तो हमारे पास कैश ऑलरेडी अवेलेबल था, 500 रुपये अकाउंट रिसीवेबल था। अब वही 500 रुपये अकाउंट रिसीवेबल की रिसीव कर लिए गए। अभी जब रिसीव कर लिए तो अकाउंट रिसीवेबल आपके पास ख़त्म होगा,
वो पैसे आपके पास कैश की शक्ल में आएगा, तो कैश आपका 1000 से बढ़ के 1500 पे पहुंच जाएगा। दूसरी साइड पे आपकी जो कैपिटल थी वो तो 1000 थी, तो दूसरी साइड पे आपकी जो कैपिटल थी वो तो 1000 थी। अब 500 रुपये अकाउंट रिसीवेबल के भी रिसीव हुए, तो आपकी टोटल कैपिटल बन जाएगी RS 1500। पेड एक्सपेंसेस ऑफ RS 500 फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए आपने एक्सपेंस की पेमेंट कर दी। जब एक्सपेंस की RS 500 रुपये की पेमेंट कर दी और वो पेमेंट कैश की शक्ल में है, तो 500 यहाँ पहले कैश आपके पास 1500 था, कैपिटल भी 1500 था। अब 500 रुपये जब आपने 1500 से पेमेंट कर दी, तो 500 रुपये से आपका कैश डिक्रीज़ होगा, कम होगा एसेट साइड पे, और 500 रुपये जो आपके पास कैपिटल वाले थे वो भी कम होंगे। यानी 500 रुपये की आपने पेमेंट कर दी किसी एक्सपेंस की, तो 500 रुपये से आपके पास कैश भी कम होगा और कैपिटल भी कम होगी। एज ए रिज़ल्ट 1000 रुपये आपके पास कैश में बचेंगे और 1000 रुपये आपके पास कैपिटल में बचेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशंस की हम आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाएंगे। एक बैलेंस शीट उठाया गया है और उसमें दो अतराफ़ है, एक एसेट साइड है, एक लाइबिलिटी साइड है। लाइबिलिटी साइड्स को आप कैपिटल साइड्स भी कह सकते हैं, इक्विटी साइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि दरअसल जो ओनर इक्विटी है या लाइबिलिटी है ये दोनों इक्विटी के पार्ट है। अच्छा, एसेट साइड पे हमारे पास 1000 कैश है, 1000 डेटर्स के है, अकाउंट रिसीवेबल है, 2000 डेटर्स के है, 500 रुपये आपके पास इन्वेंट्री है, 2000 लैंड है और 4500 रुपये आपके पास बिल्डिंग के है। तो टोटल आपके पास एसेट साइड आता है 10,000 रुपये। अब इक्विटी साइड पे क्रेडिटर आपके पास 1200 है, नोट्स पेबल आपके पास 3000 है, कॉमन स्टॉक आपके पास जो शेयर होल्डर इक्विटी है वो भी 5000 है, रिटेन्ड अर्निंग भी आपके पास 800 रुपये के है। तो इक्विटी या लाइबिलिटी साइड्स भी आपके पास 10,000 आता है। तो दोनों साइड्स आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों साइड जब बराबर होते हैं तो आपका बैलेंस शीट बराबर होगा। जब बैलेंस शीट बराबर होगा आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस की सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन की होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैलेंस शीट क्यों बराबर होता है। बैलेंस शीट्स अकाउंटिंग इक्वेशंस की वजह से बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी वीडियो थी अकाउंटिंग इक्वेशंस के हवाले से। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को दबाइए।